I gave you my heart. Good morning. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को सुबह का नमस्कार। उम्मीद और आशा है कि सारे लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। यूनिट चल रही है हमारी पहली यूनिट चल रही है जिसका नाम है स्थूल द्रव्य के गुण। और इस यूनिट के जो पार्ट्स हैं वो हम पढ़ा रहे हैं आपको। इस यूनिट के दो पार्ट्स आपके हो चुके। पहला था प्रत्यास्थता, पहला खंड था इसका प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, ये खंड हमने पूरा किया। इसके बाद तरल दाब, दूसरा खंड था आपका ब्लड प्रेशर, दूसरा खंड था। और अब इसका आज से तीसरा खंड शुरू होता है। यूनिट सब वही है, इसी यूनिट के अंदर है सब। अगर बुक्स में देखेंगे एनसीईआरटी बुक्स में तो इसी यूनिट में सारे पार्ट्स हैं। तो तीसरा पार्ट शुरू हो रहा है फ्लो ऑफ लिक्विड्स, द्रवों का प्रवाह। बहुत ध्यान से सुनिएगा शुरुआती दौर पे ताकि आपको आगे जो डेरिवेशंस आए वो बड़े आसानी से समझ में आ सके। पहले जानिए आइडियल लिक्विड क्या है। आइडियल लिक्विड हिंदी में इसे कहा जाता है आदर्श द्रव। देखिए पहले आदर्श का मतलब समझिए क्या है। आदर्श उसको कहते हैं जो सभी परिस्थितियों में, परिस्थितियाँ कुछ भी हों, अब ये परिस्थितियाँ सामाजिक नहीं, वैज्ञानिक परिस्थितियाँ, ताप दाब सांद्रता आर्द्रता ऐसी चीज़ें जो होती हैं वैज्ञानिक परिस्थितियाँ। तो परिस्थितियाँ कुछ भी हों और कोई यदि ऐसी भौतिक चीज़ है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब परिस्थितियाँ उसको बाध्य नहीं करती, परिस्थितियों पर वो निर्भर नहीं करता है, तो फिर उसे आदर्श कहा जाता है। अब वो चाहे आदर्श द्रव हो या आदर्श गैस हो या आदर्श कृष्णिका हो, आदर्श कुछ भी हो जो 100% मतलब 100% पूर्ण होता है उसे आदर्श कहा जाता है। रियल में, वास्तविकता में कोई भी चीज़ आदर्श नहीं है, लेकिन जिसमें ज़्यादा गुण होते हैं परिस्थितियों के हिसाब से, परिस्थितियों का जो ज़्यादा पालन करते हैं, लगभग हम उनको मान लेते हैं कि आदर्श है। हमारे वैज्ञानिक नियम ज़्यादा से ज़्यादा जो बनाए गए हैं वो आदर्श के लिए बनाए गए हैं। एक इसको विडंबना भी कह सकते हैं, जबकि वो नियम कहीं पर फॉलो नहीं होते हैं 100%, 100% नियम फॉलो नहीं होते हैं। फिर भी जो प्रिंसिपल्स, रूल्स, लॉज बनाए गए हैं, नियम सिद्धांत, वो आदर्श के लिए ज़्यादा बनाए गए हैं। चलिए तो ऐसे बात हो गई। अब आदर्श द्रव की बात जैसे आ गई तो आदर्श द्रव किसे कहते हैं? आदर्श द्रव वह होता है जिसमें दो गुण पाए जाते हैं। अगर दो गुण पाए जाएं किसी द्रव में तो फिर हम उसे कहेंगे आइडियल लिक्विड्स। और कौन से दो गुण हैं? पहला गुण होता है शून्य संपीड्यता। देखिए विज्ञान के शब्द हैं, थोड़ा मुश्किल होंगे, लेकिन जैसे जैसे सुनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे सारी चीज़ें आपको आती चली जाएंगी। दूसरा गुण होता है शून्य श्यानता। शून्य संपीड्यता को आप ये भी कह सकते हैं छोटे नाम में अथवा असंपीड्य, इसको कह सकते हैं आस्यान। तो ऐसा कोई द्रव जिसमें ये दो गुण पाए जाते हों, शून्य संपीड्यता का या शून्य श्यानता का। पहला नंबर शून्य संपीड्यता और दूसरा है शून्य श्यानता।
अगर ये दो गुण हैं किसी द्रव में तो फिर हम उसे आदर्श द्रव कहते हैं। और इनका मतलब समझिए, शून्य संपीड्यता या शून्य श्यानता का मतलब क्या है। शून्य संपीड्यता का मतलब होता है यदि किसी द्रव को हम दबाएं, यदि किसी द्रव को दबाते हैं तो उसके आयतन या घनत्व, आयतन प्रभावित होगा तो घनत्व भी प्रभावित होगा, चूंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यदि किसी द्रव को दबाएं और उसके ना तो आयतन में परिवर्तन हो और ना ही घनत्व में हो, या कह सकते हैं आयतन में परिवर्तन हो या ना घनत्व में परिवर्तन हो, तो फिर ऐसे द्रव को कहा जाता है असंपीड्य। और रियल में, वास्तविकता में संभव नहीं है, फिर भी हमें मान के चलते हैं यदि कोई ऐसा द्रव हो जिसमें शून्य संपीड्यता, मतलब द्रव को दबाने पर उसके आयतन या घनत्व में परिवर्तन ना हो, तो कहा जाता है कि यह द्रव असंपीड्य है। दूसरा गुण होता है शून्य श्यानता। द्रव जब बहता है, जब द्रव बहता है तो उसके परतों के बीच में सापेक्ष गतियां होती हैं। परतों के बीच में क्या होती हैं? सापेक्ष गतियां होती हैं। और सापेक्ष गति जब होती है तो एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं परतें, तो उनके बीच में एक बल भी काम करता है, एक घर्षण बल होता है। और अगर ये बल ना हो तो द्रव बहते ही रहेंगे। तो जो घर्षण बल होता है, यदि बिल्कुल ना हो ये घर्षण बल, द्रव की परतों के बीच में जब सापेक्ष गतियां होती हैं तो गतियों का विरोध करने के लिए एक घर्षण बल होता है जिसे आंतरिक घर्षण बल कहा जाता है। इसे आप विस्कस फोर्स भी कह सकते हैं, श्यान बल। तो यदि यह बल ना हो, द्रव की परतों के बीच में सापेक्ष गति का विरोध करने के लिए कोई घर्षण बल ना हो, तो फिर कहा जाता है शून्य श्यानता का गुण है। ऐसे द्रव यदि एक बार छोड़ दिए जाएं, बहा दिए जाएं, तो फिर वो कभी रुकते भी नहीं, बहते रहते हैं। और ये भी रियल लाइफ में संभव नहीं है। तो यदि कोई द्रव ऐसा हो जिसमें दो गुण हो, शून्य संपीड्यता और शून्य श्यानता का, तो फिर ऐसा द्रव आदर्श द्रव कहा जाता है। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा, लिखेंगे आप पूरे लेसन में द्रव, लेकिन आप उसको मान के चलेंगे कि वो आदर्श द्रव ही है। हमने पहले भी बताया, जितने भी रूल्स या लॉज या प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं द्रवों के संबंध में, वो सब द्रव को आदर्श मानकर बनाए गए हैं। ठीक है, तो कहीं पर द्रव लिखा है तो भी आप उसे आदर्श द्रव ही समझेंगे। तो यदि ये दो गुण पाए जाते हैं किसी द्रव में, शून्य संपीड्यता का, शून्य श्यानता का, तो फिर ऐसे द्रव को कहा जाता है आदर्श द्रव। ऐसे द्रव को क्या कहते हैं? आदर्श द्रव। अब ये तो आदर्श द्रव की बात रही। इसी तरीके आदर्श गैस भी होती है, आदर्श ठोस भी होते हैं। आदर्श गैस का मतलब होता है जो किसी भी परिस्थितियों में, सभी परिस्थितियों में, परिस्थितियाँ वैज्ञानिक ना कि सामाजिक, समझ रहे हैं ना, परिस्थितियाँ वैज्ञानिक होनी चाहिए। ताप, दाब, सांद्रता इत्यादि जो परिस्थितियाँ होती हैं, तो ऐसी कोई गैस जो सभी परिस्थितियों में, सभी भौतिक परिस्थितियों में सभी गैसीय नियमों का पूर्ण रूप से पालन करे, ऐसी गैस को आदर्श गैस कहते हैं। रियल में कोई है नहीं, रियल में ऐसी गैस आपको कोई मिलेगी नहीं, ये केवल कहने, पढ़ने, सुनने के लिए है। इसी तरीके आदर्श ठोस होता है। यदि ठोस को दबाने पर उसके अणुओं के बीच में कोई विस्थापन ना हो, तो ऐसा ठोस आदर्श ठोस कहा जाता है। रियल में ये भी संभव नहीं है। तो ना कोई आदर्श द्रव है, ना कोई आदर्श ठोस है, ना कोई आदर्श गैस है, लेकिन जिनमें ज़्यादा गुण पाए जाते हैं हम उनको मान के चलते हैं कि ये लगभग आदर्श है। तो आदर्श द्रव मान करके हम आगे बढ़ते हैं। अगली चीज इसमें पढ़ेंगे धारा रेखी प्रवाह। धारा रेखी प्रवाह, धारा रेखी प्रवाह। जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है, जब कोई द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि किसी एक ही बिंदु से
गुजरने वाले द्रव के सभी कण, द्रव के जितने भी कण हैं सभी कण एक ही पथ पर चलते हैं। द्रव के सभी कण एक ही पथ पर चलते हैं, तो ऐसे प्रवाह को कहा जाता है धारा रेखी प्रवाह। अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रीम लाइंड धारा रेखी प्रवाह, फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो। अगर कोई द्रव इस प्रकार बहता है कि द्रव के सभी कण एक ही बिंदु में से गुजर जाते हैं, एक ही रास्ते से निकल जाते हैं, तो फिर कहा जाता है ऐसा प्रवाह आपका स्ट्रीम लाइन है। देखिए, ऐसा प्रवाह एक निश्चित वेग तक बना रहता है। द्रव के एक निश्चित वेग तक ऐसे प्रवाह को आप देख सकते हैं। इससे पहले बता दूं कि जितने भी नियम हैं, जैसे अभी हमने बताया कि आदर्श द्रव के लिए बनाए गए हैं, उसी तरीके हम ये परिकल्पना करके चलते हैं कि जितने भी द्रव हैं, अगर वो आदर्श द्रव है तो 100% उसका प्रवाह भी धारा रेखी ही होगा। तो ये मान के चलते हैं पूरे पाठ में, पूरे सिद्धांतों में, पूरे नियम में कि जितने भी नियम या सिद्धांत होंगे सब में प्रवाह को धारा रेखी ही माना गया है। स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए ही हम प्रमेय या नियम या सिद्धांत पढ़ेंगे। तो ऐसा प्रवाह धारा रेखी प्रवाह कहलाता है। तो ये मान के चलेंगे कि सारा प्रवाह धारा रेखी है। अब ये धारा रेखी प्रवाह एक निश्चित वेग तक बना रहता है। एक निश्चित वेग के बाद ये धारा रेखी प्रवाह आपका टेढ़ा मेढ़ा, मतलब जो एक बिंदु से सभी कण निकल रहे हैं वो सब खत्म हो जाता है, इधर उधर भागने लगते हैं। ये प्रवाह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इधर से उधर हो जाता है। तो यदि धारा रेखी प्रवाह खत्म हो गया तो फिर कौन सा प्रवाह आ जाएगा? फिर उसे कहा जाता है प्रक्षुब्ध प्रवाह। तो यदि प्रवाह धारा रेखी नहीं है, यदि ध्यान रखिएगा, यदि प्रवाह धारा रेखी नहीं है तो फिर कौन सा प्रवाह होगा? वो प्रक्षुब्ध प्रवाह। दो ही प्रवाह हैं आपके। वैज्ञानिक नियमों के लिए कौन सा प्रवाह आप अप्लाई करेंगे? धारा रेखी प्रवाह। वैज्ञानिक नियमों के लिए, वैज्ञानिक चीज़ों को परिभाषित करने के लिए कौन सा प्रवाह रहेगा आपका? धारा रेखी। और यदि धारा रेखी प्रवाह नहीं है, प्रवाह टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो फिर उसे कहा जाता है प्रक्षुब्ध प्रवाह। बहुत सी धारा रेखी प्रवाहों से बनी एक नली की यदि हम कल्पना करें, एक ये नली है जो बहुत सी ये धारा रेखी प्रवाहों से मिलकर बनाई गई है, और ये कल्पित नली है, इमेजिनरी है। अब द्रव में वास्तविकता कहाँ दिखा सकते हैं? अगर द्रव में नली बनाने की कोशिश भी करें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यदि बहुत सी धारा रेखाओं से बनी एक नली की कल्पना करें, एक नली की कल्पना करें, इमेजिन करें, तो ऐसी नली को कहा जाता है धारा रेखी नली। ये कौन सी नली बनी हुई है? धारा रेखी नली। यदि बहुत सी धारा रेखी प्रवाह से बनी, धारा रेखी प्रवाहों से बनी एक नली की कल्पना करते हैं, तो ऐसी नली को कहते हैं धारा रेखी नली। अब तीन बातें निकल के आ रही हैं, ध्यान दीजिएगा। एक हमने बताया आदर्श द्रव, आदर्श द्रव। दूसरी चीज बताई धारा रेखी प्रवाह, और तीसरी चीज बताई हमने धारा रेखी नली, धारा रेखी नली। अब ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इस पाठ में गौर कीजिएगा। पूरे लेसन्स में आपको हर लाइन पे, हर परिभाषा पे, हर नियम पे, हर सिद्धांत पे मिलते रहेंगे। जहाँ भी हम आदर्श द्रव के लिए किसी नियम, सिद्धांत या प्रमेय, थ्योरम की बात करेंगे तो वहाँ सबसे पहले यही शुरुआत करेंगे। यदि कोई धारा, यदि कोई द्रव धारा रेखी प्रवाह में, धारा रेखी नली में,
ध्यान दीजिएगा, बहुत टू द पॉइंट बातें हैं। अगर मजबूत इनको समझते हैं तो बहुत अच्छा दिमाग आपका मजबूत होगा और बहुत आसानी से आगे के नियम प्रमेय सिद्धांतों को बखूबी पढ़ पाएंगे। यदि कोई आदर्श द्रव, सभी जगह यही कहेंगे, ये बिल्कुल कॉमन चीज़ है, इसको दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि जहाँ भी हमको द्रव से संबंधित प्रमेय, नियम या सिद्धांत कहने हैं वहाँ आपको ये कहना है, यदि कोई आदर्श द्रव धारा रेखी प्रवाह में, धारा रेखी नली में प्रवाहित हो रहा है तो, अब इसके आगे आपके नियम, प्रिंसिपल, सिद्धांत, जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं वो बात कहेंगे, लेकिन ये कॉमन चीज़ तो आपको कहनी ही कहनी है। यदि कोई आदर्श द्रव धारा रेखी प्रवाह में, धारा रेखी नली में प्रवाहित हो रहा है, इतना तो आपको कहना है। आगे के नियम आपके जो अलग हैं, जिस क्षेत्र में आप नियम कह रहे हैं, जिस बात को कह रहे हैं उसको कहिए। तो ये तीन चीजें हमने बताई और इसी में हमने जोड़ दिया अभी प्रक्षुब्ध प्रवाह। प्रक्षुब्ध प्रवाह तो एक निश्चित वेग तक प्रवाह धारा रेखी बना रहता है, जहाँ तक द्रव के सभी कण एक ही बिंदु से निकलते हैं, और इसके बाद यदि वेग ज़्यादा हो जाता है तो पथ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो फिर ऐसे प्रवाह को कहा जाता है धारा रेखी प्रवाह। ठीक है, सॉरी, ऐसे प्रवाह को कहा जाता है प्रक्षुब्ध प्रवाह। धारा रेखी प्रवाह ना रह करके फिर वो क्या हो जाता है, प्रक्षुब्ध प्रवाह। तो दो ही प्रवाह हैं आपके पास, धारा रेखी प्रवाह और प्रक्षुब्ध प्रवाह, और वैज्ञानिक नियमों के लिए कौन सा प्रवाह है, धारा रेखी प्रवाह। एक और इसी जगह बात सुनेंगे, क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग इसे कहा जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी धारा रेखी, सॉरी, क्रांतिक वेग। ध्यान से परिभाषा सुनेंगे, मतलब इसका जानेंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज है, इन्हीं से रिलेटेड है। द्रव के जिस वेग तक, द्रव के जिस वेग तक द्रव का धारा रेखी प्रवाह बना रहता है, द्रव के जिस वेग तक द्रव का धारा रेखी प्रवाह बना रहता है, उस वेग को कहा जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी VC। क्रिटिकल वेलोसिटी VC। और इसके ऊपर अगर आप जाते हैं, इस वेग के ऊपर, तो प्रवाह फिर धारा रेखी ना होकर के क्या बन जाएगा, प्रक्षुब्ध प्रवाह। क्या बन जाएगा, तो जिस वेग तक प्रवाह क्या बना रहता है, धारा रेखी, उस वेग को हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग। ठीक है, तो एक और जुड़ गई आपकी भौतिक चीज, कौन सी, क्रांतिक वेग। इसी में इसके आगे पढ़ेंगे आप, जो मेन महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तो सभी कुछ होता है। देखिए, जितने लेक्चर्स आपके इस वीडियो के माध्यम से पहुंच रहे हैं, आप तक सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमको, सुन भी रहे हैं हमको, ये साथ में हम नोट्स भी भेजते हैं। और इस बात का बहुत मजबूती से, बहुत बखूबी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कक्षाएं अभी कब तक चलेंगी इस तरीके असीमित हैं, लंबे समय तक चलने के लिए ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो आप नोट्स लगातार बनाते रहिए, क्योंकि अगेन नोट्स आपके बनना संभव नहीं होगा, क्योंकि कोर्स इंटरमीडिएट का होता है, बड़ा होता है। तो आप जैसे जैसे लेक्चर्स आपके पास आते हैं अल्टरनेट में, आपके पास समय भी रहता है, आज आ रहा है, इसके बाद सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, फिर मंडे को आएगा, तो इतने दौरान आप अपना नोट्स जरूर पूरा कर लें। रिटन वर्क आपका कहीं रह ना जाए, पूरे के पूरे जैसे नोट्स हम भेज रहे हैं वैसे आप अपने नोट्स बनाते चलिए। अगली पढ़ेंगे भौतिक राशि, इसमें श्यानता, अंग्रेजी में इसको कहते हैं विस्कासिटी। श्यानता, विस्कासिटी। अभी हमने बताया द्रव जब बहता है,
तो उसके परतों के बीच में सापेक्ष गति होती है। द्रव में भी ऐसे लेयर्स होती हैं, ये लेयर्स, ये नीचे है, ये उसके ऊपर है, ये उसके ऊपर है और ऊपर। तो द्रव जब बहता है तो उसमें लेयर्स, परतें होती हैं। तो द्रव की परतों के बीच जो सापेक्ष गति होती है, उस गति का विरोध करने के लिए, द्रव की परतों के बीच जो सापेक्ष गति होती है, उस गति का विरोध करने के लिए एक आंतरिक घर्षण बल होता है। एक आंतरिक घर्षण बल होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे यदि कोई ठोस वस्तु हो, आप उसको धक्का देकर बल अप्लाई करके आगे बढ़ा दें तो थोड़ी देर बाद वो अपने आप रुक जाती है, क्योंकि आपके वस्तु और फर्श जहाँ पर आप उसको खिसका रहे हैं, दोनों के बीच में उसकी गति का विरोध करने के लिए एक घर्षण बल होता है। घर्षण बल के कारण चलती हुई वस्तु रुक जाती है। यदि घर्षण बल ना हो तो एक बार किसी वस्तु को चला दे तो कभी वो रुकेगी नहीं। इसी प्रकार से जब द्रव बहता है तो द्रव की परतों के बीच में एक सापेक्ष गति होती है। इस गति का विरोध करने के लिए एक आंतरिक घर्षण बल होता है, इसे विस्कस फोर्स भी कहते हैं, श्यान बल। तो इस बल के कारण बहते हुए द्रव रुक जाते हैं। इस बल के कारण बहते हुए द्रव रुक जाते हैं। ये लेयर्स हैं, जैसे जैसे गहराई पे जाएंगे, ये ऊपरी लेयर, फिर उसके नीचे और सबसे नीचे गहराई पर, तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे परतों का वेग घटता जाता है। जो ऊपरी लेयर की परतें होती हैं उनमें ये वेग बहुत ज़्यादा होता है। कभी आप अगर नदी में या जहाँ पर ज़्यादा भराव हो, पानी का बहता हो, खड़े हो जाइए तो देखेंगे कि ऊपरी शरीर के ऊपरी हिस्से में लेयर्स आपको ज़्यादा फोर्स से आ रही हैं। पैरों पे अगर दिमाग थोड़ा से गौर करेंगे तो ये लेयर्स कम फोर्स अप्लाई करता हुआ आता है। तो द्रव की परतों के बीच में जो सापेक्ष गति होती है, उस गति का विरोध करने के लिए एक आंतरिक घर्षण बल होता है, और इसी घर्षण बल के कारण बहते हुए द्रव रुक जाते हैं। तो यह द्रवों का एक गुण है, द्रवों का वह गुण जिसके कारण बहते हुए द्रव रुक जाते हैं, उस गुण को कहा जाता है विस्कॉसिटी, श्यानता। यहाँ तक के लेक्चर्स आपके नोट्स में आ रहे हैं, आपके पास भेज रहे हैं हम। यहाँ तक के आप नोट्स बनाइए और फिर विस्कॉसिटी से संबंधित कई रोचक और वैज्ञानिक एग्जाम्पल्स भी हम देंगे, जिनको सुनने में भी आपको अच्छा लगेगा, वैज्ञानिक गतिविधियाँ भी आपको पता चलेंगी, आपका कोर्स भी मजबूत होगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर्स में हम लेके आएंगे श्यानता से संबंधित बहुत से एग्जाम्पल्स जो श्यानता को प्रमाणित करते हैं, और भी अन्य भौतिक चीज़ें जो इस यूनिट के इस खंड में आपको मिलेंगी। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।